सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों के पेपर यहाँ पे मिलेंगे। यूपीएससी आईएएस का प्री का एग्जाम कंप्लीट हो गया है, तो दोनों की ही आंसर की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब मैं हिंदी के आंसर की लेके आ गया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं इसके सारे आंसर बिल्कुल सही सही आंसर होंगे। आप लोग अपने मैच कर लीजिएगा कि कितने मैच कर रहे हैं और कितने आपके सही हैं कितने गलत। सबसे पहला क्वेश्चन है, होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधिनियम समुत्थापित किया जाता है, ऐसा है। या फिर होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा दी जाती है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटों के घुसपैठ को रोकने के लिए इनका यूज करा जाता है। तो इसमें केवल दो ही के आंसर सही हो जाएं। तो इसमें केवल दो आपके सही हैं, जैसा कि मैंने बताया भी था अभी आपको आंसर की में। अगर आपको इंग्लिश की आंसर की चाहिए तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सेकंड नंबर है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। तो अधिनियम रूप से अनाधिकृत रूप से पुलिस या सेवा की वर्दी को पहनना शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 एक्ट के अंतर्गत है। या फिर किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उसे गुमराह करना, ये अधिनियम 1872 में है। मतलब कौन से सही है आपको ये बताना। बंदूक तोपों से अनुष्ठान पर गोला दागना जिससे अन्य लोगों को व्यक्तिगत सुरक्षा में जोखिम हुई है, अधिनियम 219 में है। तो इसमें कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। केवल एक सही, केवल दो सभी, या फिर कोई नहीं। तो केवल एक यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। तो उत्तरी कीवू या फिर इटूरी, तो ये अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ है। नागोर्नो काराबाख मोजाम्बिक में उपलब्ध, या फिर खेरसौन का या जपोरिजिया का इजराइल और लेबनान। तो आपको पता ही है जो खेरसौन और जपोरिजिया ये यूक्रेन के भाग हैं, और नागोर्नो काराबाख जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में अभी युद्ध हुआ था, काफी न्यूज में रहा था, आपको पता होगा। तो हमारा इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो निम्नलिखित कितनी युग्म सम्मिलित हैं, तो कोई भी सम्मिलित नहीं है। अगर आपने पिछले न्यूज में देखा होगा तो आपको पता होगा कौन कौन से हुए थे। इजराइल ने कुछ अरब, पहला कथन है, इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करे हैं, बिल्कुल सही है। अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग ने स्थापित करे। तो इसमें पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। इजराइल ने संबंध स्थापित करे हैं अरब देशों से, लेकिन सऊदी अरब उसमें मीडिएटर नहीं था, मध्यस्थ नहीं था। तो इसमें पहला सही, दूसरा गलत। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये दोस्तों इंग्लिश वाला पार्ट है जो मैंने आपको इसके पहले जो आंसर की दी है उसमें बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सीधा। खेलों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। तो ये वाले एक युग में थे, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रतिष्ठित शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित करा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद भी योगदान देने के लिए। तो इनमें कौन से युग में सम्मिलित हैं, तो केवल 1, 2, 3, 4। तो इसमें चारों युग में सम्मिलित हैं, कि मतलब सारे जो पुरस्कार हैं उसका रीजन है, सारा सही दिया है। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। यह पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित हुए, या फिर इसके अधिकृत शुभंकर को तंबी नाम दिया गया, या तंबी नाम से देखा गया। ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी वेरा मैचिंग कप होती है, या फिर महिला विभाग में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी हैमिल्टन रसेल कप दिया जाता है। तो इसमें कितने हमारे सही हो जाएंगे ये आपको बताना है, 1, 2, 3, 4। आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। तो यहाँ पे समाचारों में उल्लेखित संघर्ष जो है जिस देश में, देखो डोनबास रीजन यूक्रेन का है, अभी जो लड़ाई चल रही है तो वो सीरिया से लेना देना नहीं, हटा देंगे। कचिन इथियोपिया में, या फिर टिगरी अफ्रीका में है, लेकिन यहाँ पे उत्तरी यमन दिया गया है। तो यहाँ पे एक भी सही नहीं, सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी सम्मिलित नहीं में हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखते हैं। हाल ही में चाड, गिनी, माली और सूडान, ये चारों अफ्रीकन कंट्री हैं। किसके कारण एक से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान किस रीजन से इनके ऊपर इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उनका ध्यान आकर्षित हुआ है। तो वहां पे कू हुआ है, मिलिट्री कू, जो तख्ता पलट भी कहते हैं। मतलब मिलिट्री अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो जाती है, तो उसे सफलतापूर्वक अगर कर लिया गया तो सफलतापूर्वक तख्ता पलट उसे कहते हैं। इसी वजह से ये 4 कंट्री फेमस हुई हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। खेल पुरस्कार के संबंध में कौन सा युग्म सही है, ये मैंने अभी आपको बताया। ये सारे मैंने क्वेश्चन आपको बताए, तो बताने की जरूरत नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित भारी उद्योग पर विचार करिए। उर्वरक संयंत्र,
तेल शोधक कारखाने या फिर इस्पात संयंत्र। 3 दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है, उपयोग में से कितने उद्योग में विकार्बन में हरित हाइड्रोजन की, मतलब कार्बन रहित उसे बनाने के लिए हरित हाइड्रोजन का उपयोग कितने में किया जाएगा, क्योंकि अभी कार्बन का उपयोग किया जाता है केवल 1, 2, 3, सभी में, तीनों में यूज करा जाएगा ये हाइड्रोजन का यूज, तो कार्बन फिर कम हो जाएगा यूज उसका, तो हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। आगे G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में हुई है। बिल्कुल सही है। इसके लिए हुआ है, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है, तो ये भी सही है। तो इसमें केवल एक कथन सही है, 2 सही है, 3 सही है, या 1, 2 दोनों सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमारा 1 और 2 दोनों कथन सही है। भारत ने इसे बुनियादी ढांचे के रूप में, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में यहाँ पे प्रेशराइज करा था, मतलब महत्व दिया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर ली एच लॉन्गहर्ट, रॉबर्ट स्लेव या फिर जेम्स बर्गेस या फिर वाइल्ड एलियट किस गतिविधि से जुड़े हैं, कौन सा काम ये सब करते थे, ये आपको यहाँ पे बताना है। दोस्तों आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बेसनगर, भाजा या फिर चित्तनवासन। शैव गुफा मंदिर है, बौद्ध गुफा मंदिर है, जैन गुफा मंदिर है। तो इसमें केवल 2 सही हैं, ऊपर वाले में 1 गलत है, तो केवल 2 वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है, या फिर 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ए वाला सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 सही हैं, और कथन सेकंड पहले वाले कथन की सही से व्याख्या करता है, तो यहाँ पे ए नंबर वाला आपका सही हो जाएगा। तो आपने ए वाला अगर लगाया है तो आपका सही है। भारतीय ध्वज 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में क्या कथन सही है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक माप 600 मिलीमीटर से 400 मिलीमीटर तक है। ध्वज की लंबाई से ऊंचाई का अनुपात 3:2 है। तो कौन सा सही है भाई, दोनों ही सही हो जाएंगे, इसमें दोनों ही चीजें सही हैं। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सही, तथा कथन 2 1 की सही व्याख्या करता है, ये भी बात सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप निर्मित किया, तो ये गलत हो जाएगा, हमारा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्विट्जरलैंड मूल के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातक में, सबसे ज्यादा निर्यात स्वर्ण का स्विट्जरलैंड से होता है, पहला कथन ये है। और स्विट्जरलैंड के पास विश्व का सबसे दूसरा विशाल का स्वर्ण रिजर्व है, तो ये दूसरा। दोनों कंडीशन तो सही है, लेकिन दूसरी कंडीशन जो है पहली कंडीशन की व्याख्या नहीं करती है। तो कथन 1, 2 दोनों सही है, तथा कथन दूसरा जो है कथन पहले की व्याख्या नहीं करता है, ये हमारा बी वाला सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ किया। बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादों को नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए पहला सही है कि उन्होंने ये व्यापार अधिनियम ये बनाया तो है, लेकिन ये कंट्रोल में नहीं लाना चाहते हैं, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो कथन 1 सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार के वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे भारत के कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियां एवं भारत के कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पाद आधारित प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा, इसमें कथन 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे, तथा दूसरा कथन जो पहले कथन की व्याख्या नहीं करता, खाली एक चीज है, दोनों सही है, लेकिन दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं। यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऐसी संबंधी है जो यूरोपियन संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है, ऐसा है। या फिर यूरोपियन संघ के देशों के बीच में अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना स्वीकार करती है, या फिर यूरोपियन संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकी को आपस में बांटते हैं। तो इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा, तो बी वाला, केवल 2 इसमें, कोई ऊपर वाले सही है। यूरोपियन यूनियन आपको पता ही है, काफी सारे यूरोप की कंट्रीज का एक यूनियन है। इसमें जो भी पैक्ट बनता है वो सारी कंट्रीज को मिला के ही बनता है, और वो एक दूसरे कंट्री में बांटती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों के ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविदा सुरक्षित व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए
पैसिफिक संविदा ग्लोबल इम्पैक्ट फॉर सेल्फ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, या फिर अपनाई है, या फिर GCM में अधिकथित उद्देश्य और प्रतिबद्धताएं यूएन सदस्य देशों द्वारा बाध्यकर हैं, या GCM अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास व आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए कार्य करता है। तो यूएन का मेन काम क्या है? केवल एक, इनमें से कोई एक जो है वो सही है यूएन के काम के लिए। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास MSME जिसे कहते हैं, अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच के वे मध्यम उद्यम है जिनका निवेश इतना हो। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीनस्थ अर्ह हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा भाई? 21st क्वेश्चन है, तो इसमें 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। US डॉलर या SWIFT प्रणाली का उपयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा के भुगतान करना संभव है, या कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। केवल 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा किसे निर्दिष्ट करता है? तो बीटा भाई किसे निर्दिष्ट करता है? अलग अलग प्लेटफॉर्मों से साथ साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को बीटा कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 24 वाला क्वेश्चन है हमारा। कथनों पर विचार करना है भाई। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, आपने नाम सुना होगा। कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विचलित वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान किया जाता है। भाई सेल्फ हेल्प करना है तो ऋण प्रदान करना पड़ेगा, तो उसमें ऊपर कोई 2 जो हैं वो सही हैं। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित निरोधक वर्धक और पुनः स्थापक देखभाल के लिए साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। तो हमारा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही, तथा कथन 2 तथा कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। तो ये कंडीशन हमारी लग जाएगी यहाँ पे। आगे निम्नलिखित विचारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के तहत भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक का जल का निष्कर्षण करता है। और दूसरा क्या है? भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल व जल और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करना पड़ता है। तो दोनों आप देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पे कथन 1 सही है, किंतु कथन दूसरा गलत है। आगे देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह एक दायित्व है कि वे राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाएं। बिल्कुल सही। भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने का झूठ प्रदान करता है। तो इसमें क्या है? केवल एक ऊपर वाला कथन कोई है वो सही है। आपको आइडिया लग जाए क्वेश्चन का, इसलिए मैं क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ। आगे देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दशकों से गृह कलह और खाद्य संकट से त्रस्त है? हाल ही में पिछले दिनों अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था। भैया कौन से देश की यहाँ पे बात करी जा रही है? वह सोमालिया। सोमालिया में काफ़ी टाइम से लड़ाई चल रही है, आपको पता ही है अफ्रीकन एक कंट्री है और उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम। अभी भी सोमालिया में लड़ाई चल रही थी, इशू जो चल रहा है 2 डिक्टेटर्स के बीच में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियों नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है, या जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक प्रमुख पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? केवल 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे इसमें। आगे क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि संसद, इसमें देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। सीधे आंसर देखते हैं। संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्ह हैं। उपयुक्त में से कौन सा कठिन भाई सही है? ये हमारा 30 वाला क्वेश्चन है। सारा आंसर मैं नहीं पढ़ता हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। केवल एक कथन सही है, ऊपर में जितने भी 4 कथन सही दिए गए उसमें से एक कोई। निम्नलिखित देशों में कौन सा विचार कीजिए कि कौन सा यूक्रेन से साझा करता है। तो एक तो हंगरी हो गया और दूसरा रोमानिया। ये दोनों देश ऐसे हैं जो यूक्रेन से सीमा साझा करते हैं। तो केवल 2। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है?
वायुमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहत रूप से अवशोषित होती हैं। आगे देते हैं क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है, या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। तो इसमें कौन सा 33 वाला हमारा क्वेश्चन है, इसमें कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। कथनों में विचार करिए। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों, महासागरों और बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसमें कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये पूछा गया है। कथन 1 और 2 दोनों ही सही है तथा कथन 2 एक की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं भूकंप लेखी वाला जो क्वेश्चन था 35 वाला क्वेश्चन हमारा, तो इसमें कथन 1, 2 दोनों ही सही है। भारत में कोयला आधारित तापी शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो 36 वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारा कोई भी सही नहीं है। आगे देखते हैं बोल बैचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन आया था हमारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए कि बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट सेल खेतों में बिछाना या फिर चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना। तो निम्नलिखित गतिविधियों पर आपको विचार करना है और फिर बताना है कि उपयुक्त गतिविधियों में कितनी कार्बन अधिग्रहण और विव्यक्ति भवन सिक्रेटेशन के लिए प्रायः विचार में चर्चा में लाई जाती हैं। तो यहाँ पे केवल 2 ऊपर में से लाई जाती हैं। आगे देखते हैं एरियल मेटाजिनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति को सबसे सही दर्शाता है। तो एरियल मेटाजिनोमिक्स किसी पर्यावरण में वायु से डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग की जाती है। तो ये प्राणी जात की विभिन्न जातियों के विकास बीच पारस्परिक संबंधों के कार्य हैं। जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन सही है जननी सुरक्षा के नाम के बारे में। तो सभी 4 कथन सही है। यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित महत्व की योजना है। इसका उद्देश्य ये बाकी चारों सही हो जाएंगे। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कथन कौन सा सही ऊपर दिए गए सी वाला हमारा कथन। ये केवल 3 कथन ऊपर में से सही है, बाकी 1 कथन गलत है। तो आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग अपना मैच कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट के प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है या फिर कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते। तो इसमें कौन सा सही है, केवल 1 हमारा ऊपर में से सही है, दोनों सही नहीं है। निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। भाई कार क्रैश टक्कर का जिससे एयर बैग लगभग तुरंत फैल जाता है। तो इसके बारे में पूछा गया, तो हमारा इसमें केवल 2 ऊपर में सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंदकों बायोफिल्टर की भूमिका के रूप में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ये वाला भी एक क्वेश्चन था, तो इसमें केवल 2 ऊपर में से सही है, केवल 2 सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सेफीड है अंतरिक्ष में धूल और गैसों के विशाल बादल, या फिर निहारिकाएं तारे के जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं, या फिर पल्सर न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात होने लगता है, मतलब वो खत्म होने लगते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है, कोई भी सही नहीं है, तीनों ही गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशक नेविगेशन प्रणाली है। तो नेविगेशन प्रणाली हर कंट्री के पास नहीं होती, लेकिन कौन सी कंट्री के पास है, वो है जापान। आगे देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवधानिक चाल पर प्रधानोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के प्रारंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा, हमारा बी नंबर वाला केवल 2, मतलब दोनों ऊपर वाले सही हैं। पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है एक, या फिर कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट से पारा प्रदूषित होता है, या फिर पारा के संपर्क में आने वाला कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये पूछा गया, तो हमारे तीनों सही हैं ऊपर वाले। हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए, तो कौन सा कथन सही है। तो उपयोग में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें हमारा सी वाला सभी 3 कथन सही है।
कथन क्या है? इसे आंतरिक दहन के ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे वाहन चालक के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सेकंड पार्ट भी आपको मिल जाएगा, बस हमारे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।